ब्रेन फैट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि हमास ने 3 खतरनाक फलस्तीनी लीडरान की रिहाई की शर्त आयद कर दी है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों ज्यादा नहीं, अगर हम लोग आज से सिर्फ 1 महीना ही पीछे चले जाएं तो भला उस वक्त किसी ने सोचा था कि इसराइल जैसी एक बड़ी ताकत न सिर्फ हमास जैसी एक छोटे से ग्रुप से डील की रिक्वेस्ट करेगा, बल्कि उल्टा हमास उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर देगा, बावजूद इसके कि ये वही इसराइल है कि जिसके बारे में हमेशा से दुनिया भर की मीडिया में न सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बल्कि वो तो खुद भी हमेशा से अपने आप को मिनी सुपर पावर ही बताता आया है। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसराइल की तरफ से हमास के साथ डील करने की कोशिश की गई है, उसको टेबल पर लाने की कोशिश की गई है, मगर हमास है कि जो बार बार इसराइल की इस रिक्वेस्ट को या फिर यूं कहिए कि इस कोशिश को रद्द कर रहा है। लेकिन अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई मान लिया हमास ने पिछले कुछ दिनों में इसराइल पर बर्तरी साबित की है और इसराइल की मैदान पर हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी है, मगर फिर भी हम लोग इस बात से तो मुंह नहीं फेर सकते कि गजा के अंदर जो आम लोग हैं उनकी हालत भी काफी खराब है। बेशुमार लोगों की मौत हो चुकी है और ज्यादातर लोग पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह की जाती हैं उसमें टनल्स के अंदर मौजूद हमास का कुछ नुकसान हो या ना हो, लेकिन जमीन पर आम लोग जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल होती हैं उनका नुकसान जरूर होता है। तो आखिर ऐसे हालात में और इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमास किसी भी सीज फायर की कोशिश को या किसी भी डील को रद्द कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों मामला ये है कि पिछले कुछ वक्त में जैसे जैसे इस जंग का रुख बदलना शुरू हुआ और इसराइल को भी ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि आखिर हमारी मैदान पर हकीकत क्या है, वैसे वैसे इसराइल ने अंदरूनी तौर पर कतर और इजिप्ट यानी मिस्र से बात करना शुरू कर दी और उनसे ये रिक्वेस्ट भी की कि किसी तरह से हमारी एक बार फिर से डील करवा दी जाए। मिस्र और कतर जो पहले से ही एक डील करवा चुके हैं वो तो तैयार थे, उन्होंने फौरन हमास से बात भी की, लेकिन हमास की दरअसल पहली शर्त यही है कि वो टेबल पर किसी भी डील के लिए और किसी भी एग्रीमेंट के लिए बैठेगा ही तब जब इसराइल गजा के अंदर होने वाली जो एयर स्ट्राइक्स हैं, मतलब कि बमबारी वगैरह, उसको रोकेगा। यानी पहले हमले रोके जाएं, उसके बाद ही बात शुरू होगी। इसके अलावा इसराइल और हमास के बीच एक बड़ा फर्क ये भी है कि जहां एक तरफ इसराइल टेम्परेरी सीज फायर चाहता है, वहीं दूसरी तरफ हमास परमानेंट सीज फायर चाहता है। मतलब इसराइल की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह पहले एक डील हुई थी इसी तरह से एक और डील कर ली जाए, जिसके तहत हमारे हॉस्टेजेस को छुड़वा दिया जाए और बदले में हम भी पहले की तरह 3 गुना, मतलब 1 के बदले में 3 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ देंगे। और इस डील के तहत जब हमारे हॉस्टेजेस छूट जाएंगे तो उसके बाद एक बार फिर से हम जंग शुरू कर। वहीं दूसरी तरफ हमास का ये कहना है कि पहली डील में हमने जिन लोगों को छोड़ा था वो दरअसल सिविलियंस थे, मतलब आम लोग, उनको तो हम भी ज्यादा लंबे अरसे तक अपने पास नहीं रखना चाहते थे, मगर अब जो गिने चुने लोग हमारे पास बचे हैं वो ज्यादातर फौजी हैं और उनको तो यरगमाल ही इसलिए बनाया गया है कि बदले में 3 नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी डील्स को किया जा सके। साथ ही शर्त ये भी है कि जो भी डील होगी वो परमानेंट होगी, यानी जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इसराइल को अपने सारे टैंक्स और अपनी सारी फौज को गजा से वापस निकाल कर अपने इलाकों में जाना होगा। वैसे दोस्तों अगर इसराइल हमास की इस पहली शर्त को मान भी ले और बमबारी पूरी तरीके से रोक दे ताकि बातचीत वगैरह शुरू हो सके, तब भी ये डील बहुत मुश्किल से ही और बहुत लंबे वक्त के बाद ही कंप्लीट हो पाएगी और अपने अंजाम को पहुंच पाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमास की तरफ से इस डील में जिस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं वो यकीनी तौर पर होश उड़ा देने वाली हैं। इसराइल की गवर्नमेंट और इसराइल की फौज से जुड़े हुए जो सीनियर लोग हैं वो पहले से ही इस बात का इशारा अपनी इस्लाम पब्लिक को भी दे चुकी हैं कि जो लंबे वक्त से अपने ही सिस्टम से नाराज है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो भी डिमांड्स हैं मान लो, जो भी चीज है उसको फौरन कबूल कर लो, बस हमारे जो होस्टेजेस हैं उनको वापस ले आओ। तो ये गवर्नमेंट और सीनियर लोग खुले तौर पर इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जिस तरह की डिमांड्स की जा रही हैं वो हम लोग क्या बल्कि अगर तुम आम लोगों के सामने भी रख दी जाएंगी तो तुम लोग भी राजी ना होंगे। वैसे तो दोस्तों इसराइल के सामने हमास की बेशुमार डिमांड्स हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में जिस एक शर्त की या फिर ये कहिए कि जो एक डिमांड दुनिया भर के मीडिया में सबसे ज्यादा खबरों में और जिसने इसराइल के भी पूरे इलाके में काफी कोहराम मचा रखा है, वो दरअसल 3 कैदियों की रिहाई की शर्त है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि हमास की तरफ से अब इसराइल को ये क्लियरली मैसेज दिया गया है कि हमारे बीच में जो चाहे डील हो, मतलब जिस तरह की भी हो, इसमें जो कुछ भी तय है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम लोगों को 3 लोगों की रिहाई जरूर चाहिए। मतलब तुम्हारे पास हमारे 3 ऐसे कैदी मौजूद हैं जिनका नाम हमको हर डील में चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 कैदियों की ही तो डिमांड है। जब इसराइल दूसरे कैदियों को छोड़ेगा तो सारे फलस्तीनी कैदियों में इनको भी आजाद कर देगा। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिन 3 लोगों की डिमांड की गई है ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि ये
तीनों तो इतने ज्यादा खास हैं कि इनकी डिमांड करते ही इसराइली गवर्नमेंट में और इसराइल की फौज के जो लोग हैं उनमें न सिर्फ बेचैनी पैदा हो गई बल्कि खौफ का माहौल पैदा हो गया कि आखिर हमास के फ्यूचर में इरादे क्या हैं। दोस्तों, अब ये कैदी हैं कौन और ये इतने ज्यादा अहम क्यों हैं, ये जानने से पहले कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि आमतौर पर यह देखा गया है कि कभी कभी दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या फिर दूसरी बड़ी ताकतों की तरफ से फलस्तीन के ऊपर ये सवाल उठाए जाते हैं कि चलो मान लिया हम तुम्हारी तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर तुम्हारी आजादी की कोशिश करते हैं और एक डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी आवाज बनते हैं, मगर अगर हम लोग तुम्हारी आजादी की कोशिश करेंगे भी तो तुम लोग आखिर आजाद कैसे होगे, क्योंकि ऑलरेडी फलस्तीनी लोग दो टुकड़े में बटे हुए हैं। आधे वो जो गजा में रहते हैं, आधे वो जो वेस्ट बैंक के इलाके में रहते हैं, जो खुद गजा से काफी दूर हो चुका है और बीच में पूरी तरीके से इसराइल का कब्जा है। और तो और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि गजा पर एक अलग हुकूमत है, मतलब कि हमास का कंट्रोल, जबकि जो वेस्ट बैंक का इलाका है इस पर एक अलग हुकूमत कायम है जिसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। और दोनों ही इलाकों की ये जो अलग अलग पार्टीज गवर्नमेंट चला रही हैं ये आपस में एक दूसरे की जानी दुश्मन है। तो जब आपस में ही तुम दो ग्रुप में डिवाइड हो और एक दूसरे की जानी दुश्मन हो तो आखिर तुम में से किससे बात की जाए। मगर दोस्तों, लगता है इस बार हमास ने इस बड़ी परेशानी का हल भी ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यानी 3 खास कैदियों की इसराइल से डिमांड है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बात कर चुका हूँ। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है नाम मरवान बगोती का। ये दरअसल 64 साल के एक पैलेस्टीनियन लीडर हैं जिनका ताल्लुक वेस्ट बैंक की फतह पार्टी के साथ है। याद रहे ये वही फतह पार्टी है जिसकी वेस्ट बैंक पर हुकूमत है और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमास और ये दोनों जानी दुश्मन है, तो आखिर इन्हीं के लीडर को हमास क्यों छुड़वा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमको तारीख में जरा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो फतह पार्टी है इसकी बुनियाद किसी दौर में फलस्तीन की तारीख के सबसे मशहूर लीडरों में से एक यानी कि यासर अरफात ने रखी थी। वक्त के साथ इस पार्टी के मोटिव्स और तरीके बदलते चले गए और आखिर में जाकर ये फैसला किया गया कि ये पार्टी फलस्तीनी लोगों की आजादी की कोशिश तो करती रहेगी मगर हथियारों के जरिए नहीं बल्कि अमन के जरिए से, यानी नॉन वायलेंस तरीके से। इन तमाम चीजों का नतीजा था कि उस दौर में पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में न सिर्फ एक अमन मुआहिदा हुआ बल्कि जो उस वक्त के पैलेस्टीनियन लीडर मतलब कि यासर अरफात थे और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन दोनों को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। मगर इन दोनों लीडरों की ये सारी चीजें ना तो ज्यादातर फलस्तीनियों को पसंद आ रही थी और ना ही इसराइल में रहने वाले ज्यादातर लोगों को। नतीजा ये हुआ कि जहां एक तरफ इसराइल के कुछ कट्टर मजहबी लोगों ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को गोली मारकर कत्ल कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ फलस्तीन में भी बगावतें शुरू हो गई और लोगों ने अब यासर अरफात की इस पार्टी को ही अमेरिका का गुलाम कहना शुरू कर दिया। और इस तमाम माहौल में ही जन्म हुआ हमास पार्टी का, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था और एक ही असूल था, और वो ये था कि फलस्तीन को आजादी सिर्फ और सिर्फ ताकत मतलब हथियारों के जरिए ही दिलाई जा सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमास की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में बढ़ना शुरू होगी और फिर 2005 और 2006 के दौर में तो एक ऐसा वक्त भी आया कि जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में हमास ने पूरे फलस्तीन में बर्तरी हासिल कर ली, यानी इलेक्शन में जीत कर अपनी गवर्नमेंट बना डाली। मगर इलेक्शन का ये रिजल्ट ना तो इसराइल को पसंद आया और ना ही दुनिया के उन मुल्कों को जो इसराइल को खुलकर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमास का फलस्तीन की पूरी हुकूमत हाथ में आने का मतलब था इसराइल को बड़ा खतरा। इसलिए फलस्तीन और उसके साथी मुल्कों ने फतेह ग्रुप को उकसाना शुरू कर दिया और उसको सपोर्ट किया और फलस्तीन के अंदर ही सिविल वार शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि जहां एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गजा का इलाका छोड़कर भागना पड़ा, तो हमास भी अब वेस्ट बैंक का इलाका छोड़कर गजा में आ गया और दोनों ने एक एक इलाके को संभाल लिया और तब से ही इन दोनों की अलग अलग इलाकों पर हुकूमतें चलती हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि वेस्ट बैंक को संभालने वाली ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वक्त के साथ इसकी पॉपुलैरिटी गिरती चली और आज शायद ही वेस्ट बैंक के इलाके में कोई फलस्तीनी ऐसा होगा जो उससे नफरत न करता हो। सारे लोग खुले तौर पर यह दावा करते रहते हैं कि ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है और जो इसकी लीडर है महमूद अब्बास, वो अमेरिका और इसराइल की कठपुतली है। वो सिर्फ नाम के लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं, वरना हुक्म तिल अबीब या फिर वाशिंगटन से ही जारी होता है। इसी नफरत का ही नतीजा है कि इसराइल ने लंबे वक्त से वेस्ट बैंक के इलाके के इलेक्शन टाल रखे हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो महमूद अब्बास की वापसी तो नामुमकिन है। अब ये जो मरवान बरगोती हैं, जिनका इन 3 लोगों की लिस्ट में पहला नाम है, इसी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एक लीडर हुआ करते थे और सन 2002 में इसराइल की तरफ से उनको कैद कर लिया गया था। इसराइल अपने लिए उनको कितना बड़ा खतरा समझता है, इस बात का अंदाजा आप लोग इसी से लगा सकते हैं कि इनको न सिर्फ पिछले 21 साल से जेल में कैद करके रखा गया है, बल्कि सन 2011 की वो मशहूर डील के जिसमें इसराइल के एक फौजी के बदले हमास के लोगों ने अपने 1000 बंदों को छुड़वाया था, उसमें इसराइल किसी भी हालत में उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। बावजूद इसके कि इस डील में ही याह्या सिनवार को भी छोड़ा गया था, जो कि आज के दौर में इसराइल के लिए मोस्ट वांटेड है। मतलब जो न सिर्फ गजा के अंदर हमास के सबसे बड़े लीडर हैं,
हैं बल्कि इसराइल की तरफ से 7 अक्टूबर के हमले के प्लानर भी हैं। मतलब कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में महमूद अब्बास के बाद पॉपुलैरिटी के मामले में बगौती दूसरे नंबर पर है और अब जाहिर है कि वक्त के साथ माहौल काफी बदल चुका है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की ये जो पॉपुलैरिटी है वो हद से ज्यादा गिर चुकी है। लोग महमूद अब्बास से नफरत करने लगे हैं। तो अगर इस इंसान की वापसी होती है तो न सिर्फ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में एक बार फिर से जान पड़ जाएगी बल्कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पूरी शक्ल सूरत और पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, जो साफ तौर पर इसराइल के लिए सबसे बड़ी शिकस्त और हमास की सबसे बड़ी जीत होगी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अहमद सादात का। ये भी दरअसल फलस्तीन की एक ऐसी पार्टी के लीडर हैं जो फलस्तीन की आजादी के लिए कोशिशें करती है। इस पार्टी का नाम है पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू के इन दोनों ही लीडर्स का ताल्लुक हमास के साथ नहीं है। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि हमास पैलेस्टाइन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी पार्टीज के मेन लीडर्स को छुड़वाकर क्या मैसेज देना चाह रहा है और क्या करने की कोशिशें कर रहा है। अहमद सादात को इसराइल की तरफ से सन 2008 में गिरफ्तार किया गया था और 30 साल की सजा सुनाई गई और तब से लेकर अब तक लगातार वो इसराइल की जेल के अंदर ही है। जबकि जो तीसरा नाम है वो है अब्दुल्ला बगौती का। और हाँ, ये जो तीसरे बंदे हैं ये ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर हमास के लीडर हैं बल्कि ये तो हमास के टॉप लीडर हैं। इस दौर में इसराइल की तरफ से इनको कैद किया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि सन 2011 की जिस मशहूर डील के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जिसमें सिर्फ एक इसराइली फौजी के बदले में हमास के लोगों ने अपने 1000 लोगों को छुड़वाया था, एवन जिस डील के अंदर या सिनवार जैसे इंसान को भी छोड़ दिया गया था, उसी डील के अंदर इसराइल ने इन तीनों ही लीडर्स को छोड़ने से साफ साफ मना कर दिया था। फिलहाल इस बार इसराइल और हमास के दरमियान जब डील होगी तो देखना ये होगा कि इस डील में इसराइल इन तीनों को छोड़ने के लिए राजी होता है या नहीं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें।